दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह। और दोस्तों ढेर सारे प्रश्न एक्चुअली आप लोगों के आते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। कई बार मैं भी थोड़ा सा मतलब हैरान हो जाता हूं कि आप लोग कितने ध्यान से वीडियोस देखते हैं, कितनी सीरियसली आप लोग डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस करते हैं। जो इस तरीके के क्वेश्चंस मुझसे आप लोग हमेशा पूछते हैं। दोस्तों ऐसे ही हमारे एक फ्रेंड हैं, ये हैं मानव यादव, और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, सर मेरी गाय को फीवर हो गया था 7 दिन पहले, अब ठीक है, बट उसका जो दूध है वो 14 लीटर से 8 लीटर पर आ गया है इंजेक्शन लगने के बाद। दूध कैसे बढ़ेगा? इनकी गाय को फीवर था, इन्होंने उसका ट्रीटमेंट करवाया, कुछ इंजेक्शन्स लगे उसको, और उसके बाद वो ठीक हो गई। लेकिन फीवर के पहले वो 14 लीटर दूध दे रही थी और अब वो 8 लीटर पर आ गई। तो इन्होंने ये पूछा है कि सर अब फिर से उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ेगा। मानव जी, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जब कोई इन्फेक्शन होता है या उसकी वजह से उसको फीवर आता है, तो जब आप उसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो जनरली एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। और जब एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं तो जो उसका रूमेन है वहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, जो एनिमल का जो बड़ा पेट होता है वहाँ पे जो सूक्ष्म जीवी होते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं एनिमल के लिए, जो डाइजेशन में उसकी मदद करते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं। एक्चुअली वहाँ पे भी उनको भी नुकसान होता है। और उसकी वजह से वो जो एंटीबायोटिक क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं, कई बार ये देखा गया है कि एकदम से भूख लगनी कम हो जाती है एनिमल की। एनिमल तो ठीक हो जाता है लेकिन वो नॉर्मल लेवल पे आने में उसको बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वो जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीवी हैं उसके अंदर, उनको नुकसान हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में भी क्योंकि आपने इसमें उसका जो फीड इनटेक है उसके बारे में जिक्र नहीं किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसका फीड इनटेक भी ज़रूर कम हुआ होगा। और जब फीड इनटेक जब कम होता है तो पशु को के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी उतनी पूर्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण उसका मिल्क का ड्रॉप भी होता है। और जनरली ये होता है, भूख कम हो जाती है उसके बाद। तो आपको यहाँ पे 2-3 काम मैं सजेस्ट करूँगा। आप सबसे पहले तो वो जो रूमेन का जो माइक्रोफ्लोरा है, जो माइक्रोब्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ ईस्ट का प्रयोग करें। आप ईसेक बोलस या पाउडर या इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बोलस फॉर्म में भी आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं। तो आप उसके रूमेन को सपोर्ट करने के लिए वो प्रोडक्ट यूज़ करें। मार्केट से जाके आप ईस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। और देखेंगे आप, ये अगर आप हफ्ते भर यूज़ करेंगे तो एक हफ्ते के बाद उनका जो माइक्रोफ्लोरा है, जो रूमेन में जो माइक्रोब्स हैं, उनका लेवल बढ़ जाएगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी और उसकी एपेटाइट भी बढ़ेगी, डाइजेशन उसका नॉर्मल हो जाएगा। तो वो ज़्यादा उसका फीड इनटेक होगा, और जब फीड इनटेक बढ़ेगा तो उसका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। साथ में आप यूज़ कर सकते हैं लीवर टॉनिक। एक तो आपको मैंने बता दिया है कि रूमेन को सपोर्ट करने के लिए ईस्ट, और दूसरा मैंने बताया आपको लीवर टॉनिक। तो ये अगर आप दोनों चीज़ें साथ में यूज़ करेंगे, आप लीवर टॉनिक को 2 या 3 दिन आप उसको इंजेक्ट करवा सकते हैं। और साथ में अभी आप देखें एकदम से क्लाइमेट चेंज हुआ है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पानी जितना ज़्यादा पिलाएंगे आप इस टाइम पे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो अवेलेबल होगा एनिमल को। तो उसका जो भी जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं जो मिल्किंग एनिमल होता है उसको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और मैंने अक्सर देखा है इंडिया में थोड़ा सा हम पानी की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना हम दूसरी तरफ देते हैं। तो आप कोशिश करिए उसको 24 घंटे उसको पानी उपलब्ध हो, जिससे उसको जब भी आवश्यकता होगी वो पानी पी सकता है। तो आप उस पर ये 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। एक तो रूमन के लिए ईस्ट, दूसरा मैंने बोला लीवर टॉनिक, और तीसरा उसको वाटर अवेलेबिलिटी। डेफिनेटली वो बहुत जल्दी उसी स्तर पे आ जाएगा जो इलाज कराने के पहले था, उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, नबू कुमार जी। इन्होंने बोला मेरी गाय को ब्याए हुए 1 महीना हो गया है,
कमज़ोर है उसकी सेहत कैसे बनाएं। ये एक्चुअली बहुत सारे फार्मर्स की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे उनके जो एनिमल्स होते हैं, जो हाइडिंग एनिमल्स होते हैं, वो जनने के बाद एकदम कमज़ोर हो जाते हैं और फीड इनटेक उनका कम हो जाता है, जिसके कारण वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है एनिमल। और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जब चला जाता है तो वो उसको बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसीजेस घेर लेती हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा मिल्क फीवर, कीटोसिस वगैरह बहुत सारी उनको बीमारियां होती हैं, और उसके कारण जो मिल्क प्रोडक्शन एकदम से जो शार्प ऊपर जाना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता, उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ये जनरली होता क्या है कि जो आपका काविंग के पहले या जनने के पहले का जो मैनेजमेंट होता है उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपने जनने के पहले उस पर कितना फोकस किया है। तो अब ये सिचुएशन हो चुकी है आपके साथ, क्योंकि आपका, मुझे जो लग रहा है कि आपका जो एनिमल है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चल रहा है। तो इस टाइम पे आपको उनको बाईपास फैट उस एनिमल को ऑफ़र करना पड़ेगा। बाईपास फैट आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर उसको 200 ग्राम पर डे पर एनिमल आप उसको बाईपास फैट और एक अच्छा सा मिनरल मिक्सचर आप उसको दीजिए 100 ग्राम्स पर डे। तो अगर आप 100 ग्राम पर डे उसको मिनरल मिक्सचर देंगे और साथ में बाईपास फैट मैंने बताया है, और एक अच्छी सी बैलेंस डाइट बनाकर आप अगर उस एनिमल को खिलाएंगे, तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी वो पीक मिल्क यील्ड पे आ जाएगा और आपका एनिमल भी तंदुरुस्त होगा। अब एक जो क्वेश्चन आया है ये है विक्रमजीत सिंह जी, और इन्होंने बोला है सर जी आपकी वीडियो नहीं आ रही है, क्या हुआ। तो विक्रमजीत सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ये नोटिस करते हैं कि मेरी वीडियो कब से नहीं आई है। बिल्कुल सही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी। मैंने आपको एक इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि कोरोना में काफ़ी सारे मेरे जो सीनियर्स थे, मेरे जो रिलेटिव्स थे, और वो लोग प्रॉब्लम में थे, और कई सारे लोग हमारे जो बहुत मतलब नज़दीकी लोग थे वो हमें छोड़कर चले गए। तो उस टाइम पे मैं भी डिस्टर्ब था, फोकस नहीं कर पाया, और उस कारण से मैं रूटीनली जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लगातार मैं अब वीडियोस बना रहा हूँ। आप लोगों के जैसे जैसे प्रश्न आते हैं, जो आप सवाल पूछते हैं, और उनके मैं उत्तर देने के प्रयास करता हूँ, और लगातार डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है दिव्यांश जोशी, इन्होंने बोला सर गौशाला में ट्रेनिंग लें तो क्या वो भी हेल्पफुल होगी। दिव्यांश जी, मैं बिल्कुल आप ट्रेनिंग तो जो भी लें फ़ायदेमंद ही होती है, लेकिन आपको अगर साइंटिफिक ट्रेनिंग लेनी है तो आप किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो वेटनरी रिलेटेड जो कोर्स कराते हैं वहाँ से लें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, या आपके स्टेट में कोई कोऑपरेटिव डेयरी हो, फेडरेशन हो, वहाँ पे आप ट्रेनिंग लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको साइंटिफिक ट्रेनिंग मिलेगी। उसके बाद आप गौशाला या किसी आसपास में जो प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म हो वहाँ पे जाके आप अगर ट्रेनिंग लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में ही आप गौशाला से ट्रेनिंग लेंगे और अगर वहाँ पे कोई गलती कर रहे होंगे वो लोग, तो आप भी वो ही गलत तरीके सीख जाएंगे, या वहाँ पे कुछ हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है पहले आप साइंटिफिक ट्रेनिंग लें, एक सही तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग लें। उसके बाद एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप गौशाला या प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर के यहाँ से आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हेल्पफुल होगी, डेफिनेटली जो भी ट्रेनिंग लें आप हेल्पफुल होगी। दोस्तों, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि किस तरीके से डेयरी फार्मिंग में आप आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन से तरीके आपको अपनाने चाहिए। और ये एक्चुअली मुझे जो आइडिया जो आता है कि मैं किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं या कौन से मुझे उत्तर देने होते हैं, तो वो एक्चुअली जब आप कमेंट करते हैं वीडियो पर जाकर, तो वहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के ये क्वेश्चन हैं और इनके आंसर्स मुझे देने हैं। तो जाइए और वहाँ पे आपके क्वेश्चंस को
टाइप कीजिए, आपके जो प्रश्न जो मन में वीडियोस को देखकर आते हैं दिमाग में उनको लिखिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वहाँ पे जाके टाइप कीजिए और मैं कोशिश करूँगा, डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि उन प्रश्नों के उत्तर आपको इन वीडियोस के माध्यम से दे पाऊँ। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फार्मर्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए। जय हिंद।